यहाँ पर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड किस में है? ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे मुंह में है बनिस्बत एटमॉस्फेयर के। एटमॉस्फेयर में भी CO2 है, वहाँ भी लाइम वाटर मिल्की होता है, लेकिन बाद में होता है, देर से होता है। यहाँ पर लाइम वाटर मिल्की जल्दी होता है क्योंकि हमारे मुंह में जो CO2 है उसका प्रतिशत ज़्यादा है बाहर के इन्वायरमेंट की तुलना में। अब एक और एक्टिविटी यहाँ दी हुई है जिसका नंबर 5.5 है। ये एक्टिविटी हमें ये समझाने के लिए दी हुई है कि यीस्ट जैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, आपने सुना होगा यीस्ट क्या है? अ काइंड ऑफ मोल्ड, है ना, एक तरह की फंगी, और बहुत ही छोटा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर सेल का बना हुआ एक ऑर्गेनिज्म। तो हमें इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कुछ फ्रूट जूस लेना है या शुगर का सोल्यूशन लेना है। आप चाहें तो एक्सपेरिमेंट में ग्लूकॉन डी वगैरह का सोल्यूशन ले सकते हैं, या अगर आप चाहें तो ग्रेप जूस, ऑरेंज जूस ये भी ले सकते हैं। उसमें थोड़ा सा यीस्ट, ठीक है, थोड़ा सा यीस्ट हमें पाउडर के रूप में मिलाना है। अब इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक 1 होल्ड कॉर्क लगाकर उसका मुंह को बंद कर देना है, और इस कॉर्क में एक बेंट ग्लास ट्यूब लगानी है। बेंट ग्लास ट्यूब को लगा करके जो उसका फ्री एंड ऑफ ग्लास ट्यूब है उसको एक टेस्ट ट्यूब में डालना है, जिस टेस्ट ट्यूब में पहले से ही लाइम वाटर रखा हुआ हो। जैसे ही आप इस यीस्ट भरे हुए, जो यीस्ट डला हुआ फ्रूट जूस कंटेनर वाला टेस्ट ट्यूब था, इसका डिलीवरी ट्यूब आप लाइम वाटर में डालेंगे तो आप देखेंगे कि लाइम वाटर जो है वो धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद उसमें एक चेंज आता है। क्या चेंज आता है? दैट लाइम वाटर चेंजेस इनटू मिल्की टाइप ऑफ अपीयरेंस। और लाइम वाटर मिल्की कब बनता है? लाइम वाटर मिल्की तभी बनता है जब वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ CO2 होता है। इसका मतलब कि ये जो आपने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें आपने यीस्ट को शुगर सोल्यूशन में डाला, तो यीस्ट जो है वो रेस्पिरेशन कर रहा है, और उसके रेस्पिरेशन में जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो गैस होती है CO2, और वो CO2 जैसे ही लाइम वाटर से मिलती है, ठीक है, वो लाइम वाटर से जैसे ही मिलती है, कंबाइन करती है, तो ये क्या बना देता है? ये लाइम वाटर को, इट इज़ बीइंग मिल्की इन अपीयरेंस। और मिल्की बनने का जो परिवर्तन है, ये मिल्की अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर, यही परिवर्तन प्रमाण है कि वहाँ पर CO2 की उपस्थिति है। यानी कि CO2 ने जो गैस रिलीज़ किया, उस गैस का नाम क्या है? उस गैस का नाम हर हाल में कन्फर्म रूप से CO2 है, ठीक है। अब देखिए ये जो प्रक्रिया है जिसमें CO2, ठीक है, रिलीज़ हुआ ग्रेप जूस में जब यीस्ट को डाला गया, इस प्रक्रिया को हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। इसको मैं आगे आपको डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। अभी देखिए, अभी मैंने आप लोगों को लास्ट सेक्शन में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाया कि न्यूट्रिशन में फूड मटेरियल बनने के बाद इसको हमारे मुंह में न्यूट्रिशन के प्रोसेस में लिया जाता है। जब ये डाइजेस्ट हो जाता है तो सेल जो है एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वही एनर्जी हमारी लाइफ प्रोसेस के काम आती है। अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं। वो लोग अपनी एनर्जी को ऑक्सीजन के जरिए ब्रेक डाउन करते हैं। जो ग्लूकोज उन्होंने खाया पिया पचाया, उस ग्लूकोज को अपनी सेल में ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं, और ऑक्सीजन से कंबाइन करके उसको ब्रेक डाउन करते हैं। यही जो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। साथ ही इसमें बहुत सारा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। बहुत सारे तरीके हैं, अदर पाथवेज का मतलब बहुत सारे तरीके हैं। कुछ ऐसे भी तरीके हैं जिनमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं भी होता है, ठीक है। जैसे अभी आपने ये वाला एक्टिविटी देखी, इस एक्टिविटी में यीस्ट को सीधा किस में डाला गया? शुगर सोल्यूशन में डाला गया। शुगर सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6 हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूले में कहीं पर भी ऑक्सीजन अलग से प्रेजेंट नहीं था जिसने इसको एयर सप्लाई किया हो, फिर भी ये रेस्पिरेशन हुआ, फिर भी यहाँ पर CO2 बना, है ना। तो ये भी एक तरह का रेस्पिरेशन है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ तक कि ऑक्सीजन इन्वॉल्व भी नहीं था, तब भी ये रेस्पिरेशन कंप्लीट हुआ है। तो ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिज्म हैं। जितनी भी प्रक्रियाएं आप श्वसन से संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं देखेंगे, हर प्रक्रिया में एक बात बहुत कॉमन आप देखेंगे कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है, आप ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है, तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल वो हमेशा 6 होते हैं। नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल 6 कहने का मतलब है कि कार्बन जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है वो आप कैसे लिखते हैं? वो आप लिखते हैं C6H12O6, ठीक है। यहाँ पर देखिए ग्लूकोज है, ये है ना, इसको क्या कहते हैं? इसका केमिकल नेम क्या है? ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज में कार्बन मॉलिक्यूल कितने हैं? 6 कार्बन मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रहे,
हम आगे इसी को फोकस करने जा रहे हैं कि रेस्पिरेशन में इस 6 कार्बन मॉलिक्यूल की उपस्थिति को कोई परिवर्तन देखने को मिलता है या ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल जैसे हैं वैसे ही रह जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये जो ग्लूकोज है ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ पर इसमें 6 कार्बन की उपस्थिति हमें देखने को मिलती है। अब ये जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ये टूटता है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में इसका ब्रेक डाउन होता है, और जब इसका ब्रेक डाउन होता है ये एक नया मॉलिक्यूल बनाता है और उस मॉलिक्यूल का नाम हो जाता है पायरुवेट। ठीक है, उसको कहते हैं पायरुवेट। और ये जो पायरुवेट होता है, यहाँ पर देखिए ये ग्लूकोज है ना। ग्लूकोज कितने मॉलिक्यूल का बना हुआ है? C6 कार्बन मॉलिक्यूल, C कार्बन 6 कार्बन मॉलिक्यूल, जबकि पायरुवेट जो होता है उसमें कितने मॉलिक्यूल हैं? सिर्फ 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ग्लूकोज सबसे पहले टूटता है और टूट करके पायरुवेट बनाता है और साथ ही थोड़ी बहुत अमाउंट एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यह जो प्रक्रिया है, श्वसन के जितने भी तरह के रिएक्शन आपके सामने आएंगे, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं श्वसन को प्रदर्शित करने वाला ये एक केमिकल रिएक्शन है, ये एक दूसरा रिएक्शन है, ये भी एक तरह का रिएक्शन है। तो कुल जमा आपके सामने ये 3 तरह के रिएक्शन आए, लेकिन इन तीनों रिएक्शन में एक प्रक्रिया बिल्कुल कॉमन है जो कि इस तरफ को दी हुई है ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये ग्लूकोज है जो कि परिवर्तित हो जाता है, पायरुवेट बनाता है। यह प्रक्रिया फर्स्ट इक्वेशन जो यहाँ पर मैंने लिखा इसमें भी होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी होती है, जो सेकंड इक्वेशन है इसमें भी होती है और जो थर्ड इक्वेशन है उसमें भी होती है। यानी सभी प्रक्रियाओं में यह जो ग्लूकोज का परिवर्तन है और ग्लूकोज जो पायरुवेट बनाता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनाता है, यह प्रक्रिया सभी तरह के श्वसन के रेस्पिरेशन या उसके इक्वेशन के लिए कॉमन मानी जाती है। और हाँ, ये भी आपको ध्यान रखना है कि यह जो प्रक्रिया है ना, जहाँ पर कि ग्लूकोज टूट करके पायरुवेट बनाता है, यह प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही कंप्लीट हो जाता है। साइटोप्लाज्म कहने का मतलब हुआ कि प्लांट सेल, जैसे मान लीजिए प्लांट सेल है, ठीक है, या मान लीजिए एनिमल सेल है, तो प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस है, एनिमल सेल में भी न्यूक्लियस है, प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म इसमें एनिमल सेल में भी है और इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर का नाम मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर भी मान लीजिए एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया, एक नहीं ऐसे मल्टीपल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। ठीक है, मान लीजिए इसके अंदर भी है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो पहला स्टेप था, पहला स्टेप कौन सा स्टेप? वो स्टेप जिसमें ग्लूकोज इज चेंजिंग इनटू पायरुवेट। ग्लूकोज चेंज होता है और पायरुवेट नाम का यौगिक बनाता है, पायरुवेट नाम का कंपाउंड बनाता है। तो ये जो पायरुवेट बनने की प्रक्रिया है ये कहाँ होती है? ये सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। इसकी साइट क्या है या इसका लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन हमेशा, चाहे वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, ये हमेशा आपको सेल के साइटोप्लाज्म में दिखेगी। ये हमेशा साइटोप्लाज्म में ही कंप्लीट होती है। ठीक है, अब आगे की प्रक्रिया होने के लिए, यहाँ तक की प्रक्रिया तो सेल के साइटोप्लाज्म में होती है, इस सेल के भी साइटोप्लाज्म में होती है, दोनों मिल साइटोप्लाज्म इस प्रक्रिया को कंप्लीट कर रहे होते हैं, ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा होता है। ठीक है, लेकिन आगे यही पायरुवेट अपने आप को और ज़्यादा विघटित करता है और ये पायरुवेट टूट करके, जैसे ये पहला इक्वेशन आप देख रहे हैं, यही पायरुवेट टूट करके यीस्ट जैसे सेल में इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है, इथेनॉल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और एनर्जी बनाता है। और अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर सिर्फ 2 कार्बन मॉलिक्यूल बनते हैं, इथेनॉल में सिर्फ 2 कार्बन मॉलिक्यूल हैं। इथेनॉल का फॉर्मूला आई होप आपको याद होगा, अगर आपको याद है तो इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या हो गया? C2H5OH। तो यहाँ पर 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ पर 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो ये जो इथेनॉल का फॉर्मूला है, ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिए। इथेनॉल के फॉर्मेशन में, यहाँ पर इथेनॉल के फॉर्मेशन में जितने कार्बन मॉलिक्यूल का इस्तेमाल हुआ वो कितने हैं? C2 है, H5 है एंड OH। ठीक है, तो C2H5OH, OH की उपस्थिति की वजह से इसको ऑल ग्रुप इथेनॉल कहा गया और ये C2H5 है, इथेन है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा इथेनॉल। तो ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 कार्बन की उपस्थिति है। ठीक है, इस जगह पर देखिए कार्बन कितने हैं? 2 हैं, है ना, इसलिए इनको कहा गया 2 कार्बन मॉलिक्यूल। और ये प्रक्रिया कब हो रही होती है? ये प्रक्रिया अगर आप ध्यान से देखें तो ये प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो जाती है।
कहने का अर्थ यह हुआ कि इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति से कोई लेना देना नहीं है। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस पूरी तरह तब कंप्लीट हो जाती है जब ऑक्सीजन उपस्थित भी नहीं होता। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसका एक और नाम है, इसका नाम होता है फर्मेंटेशन। ठीक है, ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग फर्मेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। तो फर्मेंटेशन की जो प्रक्रिया है, ठीक है, वो यीस्ट जैसे सेल में देखने को मिलती है। और यीस्ट जैसे सेल में ये प्रक्रिया क्यों आसानी से हो जाती है? उनका जो बॉडी सेल है बहुत छोटा है, कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल है, लार्जर ऑर्गेनिज्म की तुलना में बहुत बहुत छोटा। और यहाँ पर जानते हैं ये जो एनर्जी लिखी हुई है, मात्र 2 मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, मात्र 2 मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनके शरीर में 2 मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी बन रही होती है, 2 मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया? इफ़ यू विल राइट, तो यू हैव टू राइट 2 मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल आप कैसे लिखेंगे? 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2 मोल ऑफ ATP। यहाँ पर बस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बन रहा होता है, बहुत स्मॉल अमाउंट है ये, लेकिन उनका बॉडी साइज़ भी तो स्मॉल है। वी आर टॉकिंग अबाउट यीस्ट हियर। ठीक है, ये प्रोसेस कब हो रहा है? ये प्रोसेस हो रहा है जब यहाँ पर किसी भी तरह के ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है। इस पूरे प्रोसेस को एक और नाम से जानते हैं, इसको याद रखिएगा, ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ही बार पूछा जाएगा। आप किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी होंगे तब भी आपसे इस प्रक्रिया के बारे में पूछा जाता है। इसका नाम है फर्मेंटेशन। ठीक है, इसका नाम है फर्मेंटेशन, जिसको हिंदी में हम लोग किण्वन कहते हैं। ठीक है, तो फर्मेंटेशन यानी किण्वन। तो ये प्रक्रिया यीस्ट में होती है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। इसमें 2 कार्बन मॉलिक्यूल वाला इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी, मात्र 2 मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी बनती है। ये भी क्या है? ये एक तरह का रेस्पिरेशन है। हम लोग इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये भी एक तरह का रेस्पिरेशन है। ठीक है, तो ये जो रेस्पिरेशन है, ये रेस्पिरेशन का फर्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन हुआ, फर्मेंटेशन। और अगर आप इसको दूसरे शब्दों में लिखना चाहें तो इस फर्मेंटेशन को आप कैसे लिख सकते हैं? ये किस तरह का रेस्पिरेशन हुआ? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो आप चाहें तो इसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब हुआ वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति ना हो, फिर भी वो कंप्लीट हो गया, है ना। तो ये इट वाज ऑल अबाउट फर्स्ट वन इक्वेशन, पहले तरह के इक्वेशन के बारे में आपको बताया। एक बात और, यहाँ पर ये जो प्रक्रिया थी, ये पूरा हिस्सा, ये कहाँ हो रहा है? ये जैसा कि अभी तुरंत आपको बताया, इसके लिए लोकेशन क्या है? इसके लिए लोकेशन हमेशा साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल है। ये पूरी प्रक्रिया कहाँ हो रही है? साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में हो रही है। जबकि इधर वाला, इस हिस्से वाला, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, यह जो प्रक्रिया है, ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया ये कहाँ हो रही है? ये प्रक्रिया ये यीस्ट की तो एक ही सेल है, उसी में कंप्लीट हो जाती है। बाकी जो आप सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तो यह प्रक्रिया मसल सेल में होती है। जो तीसरा पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। जैसा मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम बना के दिखाया कि ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। ये ग्रीन कलर वाला स्ट्रक्चर मैंने क्या दिखाया? ये ग्रीन स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, सेल का साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। और ये रेड कलर का स्ट्रक्चर मैंने आपको क्या दिखाया? ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर है, ये क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को तो पावर हाउस ऑफ द सेल कहा ही जाता है। तो उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि वो एट लास्ट कोई भी प्रोसेस हो, ठीक है, देखिए यहाँ उसमें एनर्जी का उत्पादन, ऊर्जा का उत्पादन इसी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में इस सवाल को पूछा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल इस ऑर्गन को कहा जाता है, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल। और फिर से लिख देती हूँ यहाँ पर, ये अच्छे से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर कहा गया कि ये जो प्रोसेस है ऊपर जो यीस्ट करते हैं उनको फर्मेंटेशन कहा जाता है। ये प्रोसेस एब्सेंस ऑफ एयर में होती है, इसलिए इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। पायरुवेट इसमें टूटता है ऑक्सीजन का, लेकिन अगर ये पायरुवेट ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके टूटता है तब इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत पड़ती है। और इस प्रोसेस में जो 3 कार्बन पायरुवेट बनता है ना, 3 कार्बन, ये वाला आप इस रिएक्शन को देखिए, जो 3 कार्बन पायरुवेट बनता है, यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लूकोज टूट गया और ग्लूकोज क्या बना रहा है साइटोप्लाज्म में? पायरुवेट। इस पायरुवेट में कितने मॉलिक्यूल हैं? 3 कार्बन मॉलिक्यूल हैं। तो ये जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है,
ठीक है, जो पायरुवेट में है। ये अभी भी अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 6 मॉलिक्यूल थे और ये मात्र 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। इसका मतलब ये कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं हुआ है ना। इसको कंप्लीट ब्रेक डाउन ये तब होगा जब इसके सारे कार्बन मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाएंगे। तो ये अभी हाफ ऑफ द प्रोसेस हुआ है और ये कहाँ हो रहा है, ये सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है। अब आगे देखिए, अगली जो प्रोसेस हम पढ़ने जा रहे हैं, ये जो प्रोसेस हम पढ़ने जा रहे हैं, ये भी लैक ऑफ ऑक्सीजन में हो रही है, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रही है। लेकिन अब इस बार यीस्ट के बारे में हम नहीं पढ़ रहे। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम इंसानों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमारे मसल सेल्स में भी कई बार हमारे मसल सेल्स में भी ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट होता है। और पायरुवेट जब ब्रेक डाउन होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, मान लीजिए ऑक्सीजन की कमी है आपके शरीर में, आप जो शारीरिक गतिविधि कर रहे हैं तो उसको जितनी एनर्जी चाहिए उसको पूरा करने के लिए आपको जिस श्वसन दर की आवश्यकता है वो आप नहीं कर पा रहे, है ना। तो आपको धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी होती चली जाती है। और अगर ऑक्सीजन की कमी होती चली गई तब हमारे पास एक पाथवे है जिसमें ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट होता है। लेकिन इसमें पायरुवेट चेंज होकर के लैक्टिक एसिड बनाता है। इसमें भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं और ये लैक्टिक एसिड अगर हमारे मसल्स में बन गया तो यही हमारे लिए क्रैम्प का कारण बनता है। देखिए, ये मसल सेल्स में ये प्रक्रिया हो रही है। लैक ऑफ ऑक्सीजन में यही पायरुवेट टूटा और ये पायरुवेट टूट कर क्या बना रहा है, लैक्टिक एसिड बना रहा है। इंसानों के शरीर में एक तरह की एसिड बन रही है, उनके टिश्यूज़ में जमा हो रही है, वो क्या है, लैक्टिक एसिड। और हाँ, थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी बन रही है। थोड़ा बहुत का क्या मतलब है, थोड़ा बहुत क्योंकि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसलिए यहाँ पर भी मात्र 2 ATP ऑफ एनर्जी बन रही होती है, ज़्यादा नहीं बनती, बस 2 ATP ऑफ एनर्जी बनती है। ये एक टेम्पोरेरी सप्लाई है, आपको सर्वाइवल के लिए हेल्प कर रही है बस। आप इस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट होने थोड़ी ना जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है, मात्र 2 ATP इसमें एनर्जी बन रही होती है। तो ये हमने सेकेंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन का रिएक्शन पढ़ा। लेकिन ये जो लैक्टिक एसिड है ना, ये जब हमारे मसल में जमा हो जाता है तो ये क्रैम्प का, दर्द का कारण बनता है। लैक्टिक एसिड जमा होने से मसल्स में एक किस्म की ऐंठन, जकड़न वो पैदा हो जाती है और आपको आप कहते हैं कि आपको मसल क्रैम्प हो रहा है। मसल क्रैम्प होने का मतलब हो गया मसल में लैक्टिक एसिड की उपस्थिति। और ये लैक्टिक एसिड जब तक आपके मसल्स में प्रेजेंट रहेगा तब तक आपको ये मसल क्रैम्प होते रहेंगे। इसके रिमूवल के लिए आमतौर पर हम लोग इसका घरेलू उपाय क्या करते हैं, आमतौर पर हम लोग इस पर गर्म पानी से सेकने की कोशिश करते हैं या तौलिया वगैरह को गर्म पानी में भिगोकर अपने पैर के ऊपर या हाथ के ऊपर, जहाँ आपको ऐसी अनुभूति हो रही है उस जगह पर इसको हम लोग लपेटते हैं, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन, लैक्टिक एसिड एक्सपेंड होगा, मसल से चला जाएगा और फिर से ब्लड का सर्कुलेशन, नॉर्मल रेस्पिरेशन, ये सब बहाल हो जाएंगी और हम लोग उससे छुटकारा पा जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, जो लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन। ये थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन कहाँ होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इंसानों के ऑर्गेनिज्म के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ये कब हो रहा होता है, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा होता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये प्रक्रिया हो रही होती है और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में वही ग्लूकोज सबसे पहले टूटकर पायरुवेट साइटोप्लाज्म में बनाता है। साइटोप्लाज्म में पायरुवेट बनने के बाद अब ये पायरुवेट आगे आकर के ब्रेक डाउन करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करता है। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना, दूसरा वाटर बना और एनर्जी बनी, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लिखती हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2। इसमें कार्बन के मॉलिक्यूल कितने हैं, इसमें कार्बन का मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ एक है, ठीक है। इसमें सिर्फ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन होने की वजह से 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन कैसे हुआ, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर कार्बन का मॉलिक्यूल पूरी तरह से ब्रेक डाउन कर गया। अगर आप इसके ऊपर वाले इक्वेशंस को ध्यान से देखें तो ऊपर वाले इक्वेशंस को देखिए और समझिए कि यहाँ पर कार्बन का ब्रेक डाउन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हुआ था तो 2 कार्बन मॉलिक्यूल थे, यहाँ पर भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हुआ तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल थे, है ना। तो ये सब इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन था। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन तो हुआ लेकिन इनकम्प्लीट हुआ, ठीक है। इसलिए लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी बनी, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बना। लेकिन इस बार जो ब्रेकडाउन हुआ ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हुआ। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी बनी। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका फॉर्मूला क्या है, CO2। यानी इसमें कितने मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन है, ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन है।
तो ये सिंपलेस्ट ब्रेकडाउन हुआ। इसने अपने हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया में जो ब्रेकडाउन किया वो मोस्ट सिंपल काइंड ऑफ किया, यानी ग्लूकोज में जितने भी कार्बन मॉलिक्यूल थे सबके सब डिकम्पोज हो गए। इस वजह से जो एनर्जी का प्रोडक्शन है वो बहुत हाई हो जाता है। कितना हो जाता है? 38 ATP ऑफ एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, 38 ATP। तो 38 ATP इसलिए प्रोड्यूस हुई क्योंकि ये किस तरह का रेस्पिरेशन हुआ? ये दरअसल एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में अमाउंट ऑफ एनर्जी जो बनती है या रिलीज़ होती है वो बहुत हाई होती है। ठीक है, कितनी हाई वो आप अपने सामने देख ही रहे हैं कि यहाँ पर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो मॉलिक्यूल ऑफ ATP है वो उसकी संख्या कितनी आ रही है? उसकी संख्या वो 38 आ रही है। और इसके पहले वाले केसेस में कितनी थी? वो मात्र 2 और 2 थी। ठीक है, तो ये जो एनर्जी रिलीज़ होती है सेलुलर रेस्पिरेशन में, ये तुरंत हमारी बॉडी में एक मॉलिक्यूल बन रहा है ATP, उसमें इस्तेमाल हो जाती है, जो हमारे शरीर को फ्यूल देने के काम आती है और हम लोग अपनी सारी प्रक्रियाओं को पूरा कर पाते हैं। और लेकिन ये सारी प्रक्रियाएं करते करते हमारा ATP फिर से ब्रेक डाउन हो जाता है, वो फिर से एनर्जी रिलीज़ करता है, जो हमारी बॉडी में होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, जितने भी इंटरनल प्रोसेसेस हैं, जो सब एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक मतलब जिसमें एनर्जी की ज़रूरत है, वो सब के सब ड्राइव हो पाते हैं, वो सब हो पाते हैं। अब यहाँ ATP के बारे में देखिए, आपकी NCERT के एडिशन में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये सिर्फ क्लास 10 के लिए ही नहीं, यदि आप किसी तरह के प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए ये जानना बहुत उपयोगी है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि ATP एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है। जितने भी सेल प्रोसेस हैं उनमें हमारी जो एनर्जी करेंसी जो सेल इस्तेमाल करता है वो ATP है, इसलिए ATP सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो एनर्जी है ये दरअसल कब रिलीज़ होती है हमारे शरीर में, कब बनती है? ये हमारे शरीर में इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में बनती है। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, हमारी बॉडी में ये जो ADP नाम का मॉलिक्यूल जो पहले से उपस्थित होता है, ADP नाम का मॉलिक्यूल जो पहले से उपस्थित है सेल के अंदर, वो ये PI, ये वाला P, देखिए ये जो सर्कल करके P दिया गया है, ये P क्या है? दरअसल ये फॉस्फेट है। ये ADP P से कंबाइन करता है एनर्जी के प्रेजेंस में, और वो एनर्जी इसको चेंज करके ADP बना देती है। ये ADP हम लोग अपने शरीर में बहुत सारी प्रक्रियाओं में, सेलुलर प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं। फिर से ये चेंज हो जाता है, इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, इससे P बाहर निकल जाता है, और जैसे ही P का रिमूवल होता है तो ये टूट करके ATP बना लेता है। ये टूट करके ये ADP, ये जो ADP है, अच्छा यहाँ पर आपको दूसरी प्रक्रिया बताई जा रही है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ये जो ADP बना, ये ADP बाहर आने के बाद जब भी हमारे शरीर के प्रोसेस में इस्तेमाल होता है तो ये ADP सेल के अंदर मौजूद P के साथ कंबाइन करता है और वापस से ATP बना देता है। ठीक है, ये प्रक्रिया, ये इंटर कन्वर्जन जो आप देख रहे हैं, ADP टू ATP, फिर वापस ATP टू ADP, ये प्रक्रिया चलती रहती है। और इस प्रक्रिया का एक नाम है जो आप याद रखेंगे, इसको कहा जाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसको कहा जाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, फॉस्फेट का परिवर्तन हो रहा होता है, फॉस्फेट का मॉडिफिकेशन हो रहा होता है, कभी ATP बनती है, कभी ADP बनती है। तो ये जो इंटरकन्वर्जन है इसी को फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और दरअसल ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह प्रक्रिया हो रही होती है, ज़्यादातर प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसलिए इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। इस टर्म को आप याद रखिएगा। अब सेल के अंदर जितनी भी एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, सेल उसमें इस ATP का इस्तेमाल करता है। और जो टर्मिनल फॉस्फेट है, टर्मिनल फॉस्फेट किसको कहा जाता है? टर्मिनल फॉस्फेट कहा गया, जैसे देखिए अगर मैंने यहाँ पर ATP लिखा, टर्मिनल माने एंडिंग, तो ये जो लास्ट वाला फॉस्फेट है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन। तो ATP में तो 3 फॉस्फेट होंगे, तो लास्ट वाला जो फॉस्फेट होगा, जैसे मान लीजिए ये फॉस्फेट चेन है, ठीक है, 3 फॉस्फेट होंगे, तो ये वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फॉस्फेट। तो ये जो लास्ट वाला फॉस्फेट होता है वो ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, ये बार बार ब्रेक डाउन होता है, और जितनी एनर्जी ये रिलीज़ करता है उसका अमाउंट 1 ATP, इसके जब फॉस्फेट की ब्रेक डाउन होती है तो 30.5 किलो जूल मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। एक ATP का जब ये टर्मिनल फॉस्फेट ब्रेक डाउन होता है तो 30.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज़ होती है। जैसे बैटरी का इस्तेमाल करके हम लोग अलग अलग तरह के गैजेट्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उसी और बैटरी से हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं।
लाइट एनर्जी को भी हम लोग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी इस्तेमाल करते हैं, और भी बहुत सारी वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको हम लोग अपनी लाइफ में बहुत तरह तरह के गैजेट्स को, मशीन्स को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से ATP का इस्तेमाल हमारे बॉडी के सेल के कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल के लिए, ये जो ATP है इसका इस्तेमाल हम लोग अपने सेल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, सेल मतलब मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए करते हैं, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस के लिए करते हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज़। दरअसल शरीर की सारी गतिविधियाँ सबकी सब इसी ATP को इस्तेमाल करके अपने आप को क्रियान्वित कर पाती हैं। इसीलिए तो ATP को एनर्जी करेंसी ऑफ मोस्ट सेल्यूलर प्रोसेस कहा जाता है। तो ये ATP कितना महत्वपूर्ण है, ये कौन सी प्रक्रिया में बनता है, जिस प्रक्रिया में बनता है उसका नाम फोटोफॉस्फोराइलेशन है, ठीक है, सेल के अंदर बन रहा होता है। ये सब मैंने आपको समझाया। तो अब देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसका जो पाथवे है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस पर डिपेंड करता है। जितने भी एरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लोग ये कंफर्म रखते हैं, वो अपनी जो प्रक्रियाएं होती हैं उसमें ये कंफर्म कर लेते हैं कि उनमें इनटेक ऑफ ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में हो। जैसे कि प्लांट है, तो प्लांट तो अपने ऑक्सीजन की इनटेक बस अपने स्टोमाटा जो उसके लीफ में प्रेजेंट है उसकी हेल्प से कर लेता है, और जो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस उसमें प्रेजेंट होते हैं उनमें अपने ऑक्सीजन को रख देता है, और ये कंफर्म कर लेता है कि लगभग हर सेल एयर के कांटेक्ट में आ जाए। तो प्लांट का ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का है, उसके लिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस से ही रेस्पिरेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन उनमें आसानी से प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न से चेंज हो जाते हैं। इस डिफ्यूज़न टर्म को याद रखिएगा। प्लांट में रेस्पिरेशन को कंप्लीट करने के लिए ये डिफ्यूज़न नाम की प्रक्रिया उनके लिए काफ़ी होती है। वो इसको डिफ्यूज़न की मेथड से अपने स्टोमाटा का इस्तेमाल करके अपने इस रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इनटेक को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। अब अगली जो प्रक्रिया है, दे कैन गो इनटू सेल्स, या तो वो सेल में जाते हैं या सेल से बाहर जाते हैं, या फिर उनको एयर में रिलीज़ किया जाता है। ये जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूज़न है, डिफ्यूज़न का मतलब कि एटमॉस्फेयर से एयर प्लांट के अंदर आएगा या प्लांट से एयर कितनी मात्रा में CO2 बाहर जाएगा, ये बहुत सारी कंडीशंस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो ये इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है। इन्वायरमेंटल कंडीशन कहने का मतलब हो गया विंड की वेलोसिटी कैसी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है, पेड़ के आसपास अमाउंट ऑफ CO2 कितना है, ठीक है। पेड़ जो अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज़ करेगा उसको होल्ड करने की एयर की कैपेसिटी कितनी है, प्लांट की रिक्वायरमेंट कितनी है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि डिफ्यूज़न की डायरेक्शन क्या होगी, डिफ्यूज़न किस डायरेक्शन में होगा, प्लांट से बाहर की तरफ होगा या बाहर से ऑक्सीजन को ज़्यादा मात्रा में अब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ठीक है। रात में जैसा कि आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, नाइट के समय में प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, तो CO2 उस समय रिलीज़ होना, प्लांट से बाहर निकलना, प्लांट की मेजर एक्टिविटी बस यही होती है। डे टाइम में क्या होता है, CO2 ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस में उसको वापस इस्तेमाल कर लेता है। इसलिए अगर सच पूछा जाए तो दिन के समय में प्लांट कोई CO2 रिलीज़ ही नहीं करता। हाँ, ऑक्सीजन रिलीज़ दिन के समय की सबसे महत्वपूर्ण उसकी घटना या उसका मेजर इवेंट कहा जा सकता है। तो प्लांट के लिए तो ये अलग है, लेकिन एनिमल्स जो होते हैं उनमें बहुत अलग अलग तरह के ऑर्गन हैं जो ऑक्सीजन का अपटेक करते हैं, एनवायरनमेंट से करते हैं, और उनके अंदर जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड हैं उन सभी से छुटकारा पाते हैं। ये सब मैं आपको अगले भाग में पढ़ाऊंगी। इस पार्ट में आपको मैंने प्लांट के बारे में पढ़ाया, अगले भाग में मैं आपको इंसानों और उनमें होने वाली इस प्रक्रिया को डिटेल में समझाऊंगी कि उनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम की हेल्प से ये पूरी प्रक्रिया कैसे कंप्लीट होती है। तब तक आप इसको देखें, रिवाइज़ करें, और इसमें मैंने जितने पॉइंट्स को हाईलाइट किया उन सबों को ध्यान से देखें, दोहराएं, पढ़ें, समझें। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है, आप कुछ और पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आप मेरे इस वीडियो के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं आने वाले भाग में किसी और प्रक्रिया को और ज़्यादा डिटेल में बताऊं, या अपनी आप तरफ से आप कोई टॉपिक चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे उसके बारे में मैसेज कीजिए। आप लिख सकते हैं, आप कमेंट करके अपनी राय दीजिए। मैं भी मोटिवेटेड रहूँ और मैं आपके लिए बहुउपयोगी वीडियो बनाने की कोशिश करती रहूँ, ठीक है। चलिए, मैं अब आपसे इस भाग में विदा लेती हूँ। आप तब तक वीडियो को देखें, उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।